जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की VLW की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप बिना किसी टेंशन के आराम से MCQ कम रिवीजन सेशन को देख रहे होंगे और अपने बनाए हुए नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो आपकी डिमांड पर आज हम आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इसको हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ MCQs। इसमें मैंने सेंसस ऑफ 2011 का जो सेंसस था 2011 का, उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया। हैव पेशेंस और एक पेन नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बहुत आपको प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम से पहले आपको देख के जानी है। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज करेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अभी सेंसस कमिश्नर कौन है इंडिया के, ये पूछ रहा है। सेंसस कमिश्नर चेंज हुए नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में सेंसस कमिश्नर चेंज हुए। तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन है करंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, डॉक्टर विवेक जोशी, सी चंद्रमौली या R A गोपाल स्वामी। तो पहले आप खुद करो और एट द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट सेक्शन में बताना भी आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो करंट सेंसस कमिश्नर जो है इंडिया के, वो हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। आपको इनका नाम याद रखना। इससे पहले कौन थे? डॉक्टर विवेक जोशी। तो नवंबर 2022 में चार्ज लिया था श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने। इससे पहले थे डॉक्टर विवेक जोशी, ये आपको पता होने चाहिए। और जब हमारा सेंसस हुआ था 2011 का, उसके बाद तो अभी तक कोई सेंसस ही नहीं हुआ। तो जब 2011 का सेंसस हुआ था तब कौन थे सेंसस कमिश्नर? सी चंद्रमौली, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे सेंसस कमिश्नर 2011 के जब सेंसस हुआ था? सी चंद्रमौली, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज R A गोपाल स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई आपकी, उसके पहले जो सबसे पहला इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस हुआ 1951 में, ठीक है, उस इंडिपेंडेंस सेंसस के टाइम पे कमिश्नर कौन थे? R A गोपाल स्वामी। तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सेंसस हुआ था उस टाइम के कमिश्नर कौन थे? R A गोपाल स्वामी, ये आपको याद रखना है। तो पहले हमने देखा करंट कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। इससे पहले डॉक्टर विवेक जोशी। सेंसस जब हुआ था 2011 का, तब सी चंद्रमौली। और R A गोपाल स्वामी क्या थे? फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कमिश्नर थे। 1951 में जो सेंसस हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, एक वीडियो ये आपको जरूर देखनी है। एक वीडियो मैंने सेंसस ऑफ 2011 पे एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई थी, वन लाइनर की फॉर्म में। वहां पर MCQs नहीं थे, वन लाइनर की फॉर्म में मैंने आपको बताया था। 12-13 मिनट की वो वीडियो है। आप ढूंढोगे तो प्लेलिस्ट में आपको शायद ना मिले, मैं उसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, 10-12 मिनट की है। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कॉइन द टर्म डेमोग्राफी? डेमोग्राफी टर्म को किसने कॉइन करा है? जॉन ग्रांट, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालोनोबिस, एकिल ग्यूलर्ड, तो और नन ऑफ द गिवन। तो किसने कॉइन करा है टर्म डेमोग्राफी को? एकिल ग्यूलर्ड, ये आपको याद रखना है। जॉन ग्रांट की बात करें, इनको फादर ऑफ डेमोग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ डेमोग्राफी, याद रखना, फादर ऑफ डेमोग्राफी किसे कहते हैं? जॉन ग्रांट को, ये भूलना नहीं है। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछता है। जॉन ग्रांट की बुक है, उस बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, इतना भी याद कर लो तो एग्जाम में आप मार्क कर लोगे। इसका नाम बहुत लेंदी है। इसका पूरा नाम है नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी 1662, ये इसका पूरा नाम है। बट आप इतना भी याद कर लो, नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, ये बुक जॉन ग्रांट ने लिखी है। और जॉन ग्रांट फादर ऑफ डेमोग्राफी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। PC महालोनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। इनके ही नाम पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है ना, ये भी याद रखना, 29 जून को। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, वो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, PC महालोनोबिस, ये आपको याद रखना है। मैंने जब आपको 5 ईयर प्लान बताए थे, तब मैंने आपको PC महालोनोबिस प्लान भी बताया था। पहले जैसे हैरोल्ड डोमर मॉडल था, सेकंड इज PC महालोनोबिस प्लान था, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब बनाया जाता है, आपको बताना है। एग्जाम में पूछ सकता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, या उसकी थीम भी पूछ सकता है। 11 जुलाई, 9 फेब, 1 अप्रैल, 29 जून। तो देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता है 11 जुलाई को। कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस बार की थीम थी, थीम तो बहुत लंबी है, आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है। इस बार की थीम थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी,
ठीक है, पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। मैं पूरी थीम बता देता हूँ बट आपको इतनी ही याद रखनी है क्योंकि आपने मार्क ही करना है और मार्क्स स्कोर करना है। अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, uplifting the voice of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। इतनी आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ इतनी याद रखना, अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये थीम थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, और कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। 9 फेब, अब देखो कुछ ये सारी डेट्स मैंने इंपॉर्टेंट डाली हुई हैं ताकि आपको यहाँ से रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। 9 फेब को बनाया जाता है इंडिया का सेंसस डे। तो हमारा नेशनल सेंसस डे जो है वो बनाया जाता है 9 फेब को। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ था वो 9 फेब को कंडक्ट करवाया गया था 1951 में, इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है। 1 अप्रैल को बोलते हैं वर्ल्ड सेंसस डे। 9 फेब इंडिया का सेंसस डे है, नेशनल सेंसस डे। वर्ल्ड सेंसस डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड सेंसस डे बनाया जाता है 1 अप्रैल को, ये याद रखना। 29 जून तो मैंने आपको बता दिया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालोनोबिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पढ़ लिया तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी होगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब बनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। तो ये भी याद रख लेना, 20 अक्टूबर। ये कोई डेट लिख लो अभी, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज या ये वीडियो वापस देख लेना। बट ये वीडियो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले भी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फैक्ट है, डेटा है। आप अभी लर्न करोगे तो याद नहीं रहेगा, बट एक दो बार देखोगे तो ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, कितने लोग हैं पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, या पॉपुलेशन डेंसिटी? तो आई होप इसका आंसर आप सबको पता होगा। इसका आंसर है डी, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कितने लोग रहते हैं पर यूनिट एरिया में, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। सेक्स रेशियो तो आपको पता है, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं? 940 हैं, 950 हैं, या 1084 हैं। तो वो क्या होता है? सेक्स रेशियो। मैं अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है, तो डिफरेंट स्टेट्स की कितनी है ये मैं बताऊंगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? देखो, डेमोग्राफी ट्रांजिशन मतलब पॉपुलेशन का ट्रांजिशन, चेंज होना, मतलब पॉपुलेशन का शिफ्ट होना। देखो जैसे पहले हाई बर्थ थे, हाई डेथ थे, अब लो बर्थ लो डेथ हो रहा है, तो ये एक तरह का डेमोग्राफिक शिफ्ट है, ठीक है। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब होता है हाई बर्थ हाई डेथ से फॉर एग्जांपल लो बर्थ लो डेथ पे जाना, ठीक है। दैट इज नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। लिटरेसी रेट क्या होता है? सुनो, लिटरेसी रेट होता है परसेंटेज ऑफ लिटरेट टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट जो है, टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट जो है वो लिटरेट लोग हैं, उसको बोलते हैं हम लिटरेसी रेट। लिटरेट रेट में हम देखते हैं लिटरेसी ऑफ 7 ईयर्स अबव, 7 साल से ऊपर लोगों को ही हम देखते हैं कि वो लिटरेट है या नहीं, क्योंकि 7 साल से नीचे तो हम लिटरेट मान ही नहीं सकते, वो बच्चा होता है। तो 7 ईयर्स एज लेते हैं इंडिया में। तो लिटरेसी रेट होता है परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन बाय टोटल पॉपुलेशन। ये चीज़ आपने याद है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपको, क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी मेंशन है तो आपको ये डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड, इनमें से कौन से डिकेड में, डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के पीरियड को डिकेड बोलते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो कौन सा एक ऐसा डिकेड है, एक ही ऐसा डिकेड है जिसमें इंडिया पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव वाली चली गई थी, नेगेटिव ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। ऐसे तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है, बट उस डिकेड में, उस 10 सालों में नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। 2001 से 2011, 1911 से 1921, 1961 से 1971, 1951 से 1961, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली एक ही डिकेड है जहां पे इंडिया की पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रोथ शो करी थी, दैट इज 1911 से 1921 का ये पीरियड था। और वो नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ कितनी थी? -0.32%, याद रखना, -0.32% नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ 1911 से 1921 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अगर मैक्सिमम, आपने देख लिया मिनिमम है ये नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ, तो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ कब हुई है ये भी याद रखना। मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ हुई है 1961 से 1971 के बीच में। ये कितनी थी? 24.8% डिकेडल ग्रोथ हुई थी। कब? 1961 से 1971 के बीच में। तो 1911 से 1921 के बीच में नेगेटिव डिकेडल ग्रोथ हुई थी, -0.32%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। देखो इस लेक्चर को मैं आपको वापस रिकमेंड करूंगा, ऐसे मैं नहीं करता हूँ, लेक्चर एक ही बार देखो, उसको रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, बट इसको बार बार देख लें क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। एग्जाम में ना इसका डेटा के रिलेटेड पूछा भी जाता है, इसलिए हमें भी डेटा लाना पड़ा। आपको पता है हम क्वेश्चन वही लाते हैं जो मोस्टली PYQs होते हैं या डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम वन लाइनर और MCQs की फॉर्म में, क्योंकि आपका पेपर ही MCQ बेस्ड है, तो हम क्यों आपको इतनी हिस्ट्रीज बताएं हर चीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट ग्रोथ
स्टैग्नेंट ग्रोथ मतलब रुकी हुई ग्रोथ, ठीक है। द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर इक्वली हाई एज डिस्क्राइब्ड इन 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। यहां पर आपको दो चीजें पता चली। एक तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ की 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस हैं इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ की। उसमें से बोल रहा है वो कौन सा पीरियड था जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वली हाई थे, ठीक है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वली हाई होंगे तो वो पॉपुलेशन स्टेगनेंट होगी। जब बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब जितने जन्म हो रहे हैं और जितनी डेथ हो रही है वो दोनों कम है तब भी स्टेगनेंट होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज कब करती है? जब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो आपस में कोइंसिडेंट नहीं हो, बर्थ रेट अलग जा रहा हो, डेथ रेट अलग जा रहा हो। अगर तो दोनों हाई है तब भी स्टेगनेंट पॉपुलेशन है, रुकी हुई पॉपुलेशन। अगर दोनों कम है तो भी रुकी हुई पॉपुलेशन है। तो यहां पर पूछ रहा है हमें वो पीरियड बताना है जब बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई था, तो वो कौन सा पीरियड था? इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, 1901 से 1921 के बीच में। देखो अब इंडिया में जो 4 स्टेजेस है ना, वो चारों स्टेजेस मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे 1901 से 1921 का जो पीरियड था ना, इसको बोलते हैं स्टेगनेंट पॉपुलेशन पीरियड। कौन सा पीरियड था ये? स्टेगनेंट पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन रुकी हुई थी, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, इसलिए पॉपुलेशन रुकी हुई थी। 1921 से लेकर 1951 के बीच में स्टीडी ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है, स्टीडी ग्रोथ हो रही थी पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि देखो बर्थ रेट बढ़ रहा था यहाँ पर, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ रहा था, बट डेथ रेट को हमने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिनल फैसिलिटीज अच्छे से लाई, तो इसकी वजह से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ रहा था तो पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट इज 1951 से लेके 81, आपने देखा है 1961 से लेके 71 के बीच में हाई डिकेडल ग्रोथ, तो मतलब ये पीरियड था रैपिड ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ये रैपिड ग्रोथ होने का रीजन क्या था? देखो बर्थ रेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने पे बना रहा था और डेथ रेट को हमने बहुत ज्यादा कम कर दिया इस टाइम पे आते आते, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत इंप्रूव हो चुकी थी, इसीलिए ये पीरियड जो है वो पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ था। देखो ये इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। और 1981 से लेके 2001 मतलब टिल प्रेजेंट तक अब क्या सिचुएशन है? अब हाई ग्रोथ तो अभी भी है, ग्रोथ हाई भी है, बट अब जो है वो हम डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन कर रहा है अभी भी हाई है, बट अब धीरे धीरे साइन शो हो रहे हैं डिक्लाइन के। कैसे पता चला आपको? देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1981 में जो हमारी ग्रोथ रेट थी ना, वो थी 2.14%, ठीक है, 2.14%। 2001 में आते आते वो पता कहाँ पहुंच गई है? 1.95%। देखो डिक्रीज हुआ ना, है तो पॉजिटिव है, बढ़ तो रही है पॉपुलेशन, बट हमारा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये जो 4th स्टेज है इसमें क्या है? हाई ग्रोथ रेट तो है, बट साइन भी है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो आई होप ये 4 स्टेजेस जो हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ की इंडिया में आपको समझ आई होंगी। पहली है स्टेगनेंट पॉपुलेशन 1901 से लेकर 1921, देन स्टीडी ग्रोथ 1921 से 51, रैपिड ग्रोथ 1951 से 81, एंड आफ्टर 1981 टिल टुडे देयर इज अ हाई ग्रोथ, बट देयर इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो आपको मैंने डिक्लाइनिंग ग्रोथ इससे ग्राफ से समझा दिया, 2.14% से 1.9% जा रही है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू स्लो डाउन द फर्टिलिटी रेट ऑफ अ कंट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी लाता है कि फर्टिलिटी रेट कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ने एक पॉलिसी लाई, वन चाइल्ड पॉलिसी। वो क्या थी? फर्टिलिटी रेट को कम करना ताकि बर्थ कम हो, तो वन चाइल्ड पॉलिसी उसके लिए थी। तो जब भी गवर्नमेंट पॉपुलेशन को रोकना चाहती है, फर्टिलिटी रेट को कम करना चाहती है, उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रो नेटलिस्ट, एंटी नेटलिस्ट, डेमोग्राफिक बर्डन। तो उस पॉलिसी को बोलते हैं एंटी नेटलिस्ट। नेटलिस्ट होता है बर्थ के रिलेटेड, ठीक है, तो मतलब बच्चों की पॉपुलेशन को कम करना। और अगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करना हो, दैट इज नोन एज प्रो नेटलिस्ट। जब फर्टिलिटी रेट को बढ़ाना हो, दैट इज नोन एज प्रो नेटलिस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब पता है क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक होती है एक कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन। क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन। इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन किसको बोला जाता है? जिसकी एज 15 साल से लेकर, आप सब वर्किंग पॉपुलेशन में 64 की एज के बीच में होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। और एक होती है नॉन वर्किंग, या जिनको डिपेंडेंट बोलते हैं, मतलब वो काम नहीं करते, वो वर्किंग पॉपुलेशन में डिपेंड करते हैं। उनकी एज क्या है? एक तो बच्चे आ गए 0 से 14 साल के बीच में, और एक 65 के ऊपर वाले लोग आगे, मतलब जो ओल्ड एज है, ठीक है। ये आगे नॉन वर्किंग या डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड में पता क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड होने का मतलब है कि वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा होना नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। जब भी वर्किंग पॉपुलेशन नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो बोलते हैं ना इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब आप नौजवान इंडिया के लिए अभी बहुत ज्यादा हो, जो
नॉन वर्किंग पॉपुलेशन को होल्ड भी कर सकता है और इंडिया को एक्सेल भी करवा सकता है। डेमोग्राफिक बर्डन इसका उल्टा होता है, जब नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए वर्किंग पॉपुलेशन से, मतलब काम कम करने वाले हैं और कम काम करने वाले ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग काम करने वालों से, तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। ये आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में किस एज ग्रुप को लिया जाता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2011 सेंसस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट द, देखो अब हम सेंसस के क्वेश्चन करेंगे। 2011 सेंसस में कौन सी स्टेट को टाइटल मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का? तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही है 2011 सेंसस में? केरला, बिहार, गोवा या मध्य प्रदेश? तो कौन सी रही है? केरला रही है, सॉरी केरला रही है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही है बिहार। बिहार ने सबसे कम परफॉर्म करा है हमारे 2011 सेंसस में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडियन स्टेट विद लोवेस्ट सेक्स रेशो, इंडिया की वो स्टेट जिसकी सबसे कम सेक्स रेशो, सेक्स रेशो मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इंडिया में कंसीडर किया जाता है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ की थी? केरला की, दमन दीव, पुडुचेरी की या हरियाणा की? स्टेट पूछ रहा है, ठीक है, स्टेट पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। स्टेट में सबसे कम किसकी थी सेक्स रेशो? सबसे कम थी हरियाणा की, ठीक है, कितनी थी? 879, ये फिगर भी याद कर लेना थोड़ी थोड़ी। 879 हरियाणा की सबसे कम थी। सबसे ज्यादा स्टेट में कौन सी थी? केरला की सबसे ज्यादा। हाईएस्ट किसकी है? केरला की। हाईएस्ट सेक्स रेशो है केरला की, कितनी है? 1084। कितनी है? 1084, ठीक है। अगर हम बात करें यूटी की, ये तो आ गया स्टेट, अब आ गया यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में लोवेस्ट किसकी है? दमन एंड दीव की, कितनी है? 618। सबसे कम कितनी है? दमन एंड दीव की 618। और हाईएस्ट किसकी है? यूटी में बात कर रहा है, पुडुचेरी की, कितनी? 1037। कितनी? 1037। देखो सबसे ज्यादा है केरला की, सबसे कम किसकी है? यहां से देख लो, सबसे कम है दमन एंड दीव की। बट अगर स्टेट पूछेगा तो हरियाणा। अगर स्टेट नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है लोवेस्ट किसकी है, तो लोवेस्ट है दमन एंड दीव की। बट दमन एंड दीव इज अ यूटी। अगर तो स्टेट्स में पूछा है तो लोवेस्ट हरियाणा 879, ये आपको याद रखनी है। तो अगर हम ओवरऑल इंडिया का देखें, इंडिया का क्या है सेक्स रेशो? तो इंडिया का सेक्स रेशो है 940, ये आपको याद रखना है। इंडिया का क्या है? 940। सबसे ज्यादा किसका है? केरला का। सबसे लोवेस्ट है दमन एंड दीव, बट अगर स्टेट में पूछे तो हरियाणा। और अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा है पुडुचेरी का। नेक्स्ट, अगर आपको पूछे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लोएस्ट सेक्स रेशो है, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की लो है, तो वो दमन एंड दीव की ही डिस्ट्रिक्ट है, दमन उसकी लोएस्ट है, ठीक है। और अगर पूछे कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट किसकी है सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है माहे। माहे कहाँ की है? पुडुचेरी की। पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट है ना माहे, तो वहाँ की सबसे ज्यादा ही आपको याद रखना। एक नोटबुक लेके ये सब साथ साथ लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की डिस्ट्रिक्ट जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो कौन सी इंडिया की ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? दिबांग वैली, थाने, माहे या जम्मू? तो किसकी है सबसे कम? दिबांग वैली। कहाँ पर है दिबांग वैली? अरुणाचल में। कहाँ पर है? अरुणाचल में सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिससे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी? दैट इज थाने। थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप सबको पता है पहली ट्रेन भी मुंबई से थाने ही गई थी, तो ये आपको पता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक लेक्चर मैंने लाया है कल परसों, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार। देखो पूछ क्या रहा है? इंडियन स्टेट। अगर ये स्टेट नहीं ना पूछता, अगर पूछता किसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो दिल्ली की है। ओवरऑल दिल्ली की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, बट स्टेट पूछा है तो बिहार। स्टेट में किसकी है? बिहार की। कितनी है? 1106, ठीक है। अगर हम बोले ओवरऑल सबसे ज्यादा किसकी है, तो दिल्ली की। यूटी में भी सबसे ज्यादा दिल्ली की और ओवरऑल भी दिल्ली की है। दिल्ली की कितनी है? 11,320 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश, 17% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूछे यूटी में, तो यूटी में अंडमान एंड निकोबार 46% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। इसीलिए ऑप्शन ही ऐसे डालें कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दें हम एक ही टॉपिक में। तो बिहार की, अगर पूछे कि स्टेट में, तो बिहार। ओवरऑल पूछे सबसे ज्यादा सेक्स पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, तो वो दिल्ली की है, 11,320 पर्सन।
अगर पूछे सबसे कम कहाँ की है तो अरुणाचल प्रदेश में, और स्टेट में भी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, और अगर यूटी में पूछे सबसे कम तो अंडमान एंड निकोबार, ये आपको याद रखनी है। अगर ओवरऑल इंडिया की पूछ रहे तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, हमने कवर कर लिया, हर एक एक्सपेक्ट भी इसका कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंडियन स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट। ठीक है, 7 साल से ऊपर कितने पढ़े लिखे बंदे हैं उनको बोलते हैं लिटरेसी रेट इंडिया का। लोवेस्ट लिटरेसी रेट की कौन सी इंडियन स्टेट है सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग? बिहार, केरला, लक्षद्वीप और दादरा एंड नगर हवेली। तो किसकी सबसे कम लिटरेसी रेट है? तो बिहार का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका है? तो केरला का। हाईएस्ट किसका है? केरला का। यूटी की बात करें, यूटी में हाईएस्ट किसका है? तो लक्षद्वीप का। यूटी में हाईएस्ट किसका है? तो लक्षद्वीप का। यूटी में लोवेस्ट किसका है? तो दादरा एंड नगर हवेली का। यूटी में लोवेस्ट किसका है? दादरा एंड नगर हवेली का, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल पूछ ले इंडिया का कितना है? ओवरऑल इंडिया का कितना है लिटरेसी रेट? तो 74.04%। कितना? 74.04% ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? स्टेट का लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है? बिहार। हाईएस्ट कौन सी है? केरला। अगर हम यूटी की बात करें तो हाईएस्ट है लक्षद्वीप और लोवेस्ट है दादरा है नगर हवेली, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 सेंसस के मुताबिक कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी डिकेडल ग्रोथ हाईएस्ट है? ठीक है, एक डिकेड में सबसे ज्यादा ग्रो किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड या मेघालय। ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में वीएलडब्ल्यू नहीं, जेकेएसएसबी के प्रीवियस किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ जो है वो कहाँ पर हुई थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? तो हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ हुई थी मेघालय में। लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुई थी? नागालैंड में। लोवेस्ट कहाँ हुई थी? नागालैंड में। ठीक है, लोवेस्ट कहाँ हुई थी? नागालैंड में। यूटी की बात करें तो हाईएस्ट कहाँ हुई थी? यूटी में। यहाँ पे लिख देता हूँ, यूटी में हाईएस्ट कहाँ हुई थी? दादरा एंड नगर हवेली। कहाँ पर हुई थी? दादरा एंड नगर हवेली। ये किसकी बात हो रही है? डिकेडल ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, यूटी में दादरा एंड नगर हवेली में हुई थी। ठीक है, यूटी में कहाँ हुई थी? दादरा एंड नगर हवेली। और अगर हम बात करें लोएस्ट कहाँ हुई थी? यूटी में बात करें, यूटी में लोएस्ट कहाँ हुई थी? लक्षद्वीप। ठीक है, यूटी में लोएस्ट कहाँ हुई थी? लक्षद्वीप में, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ नहीं आएगा, स्टेट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ। सॉरी फॉर द मिस्टेक। स्टेट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुई है? मेघालय में। लोवेस्ट स्टेट विद डिकेडल ग्रोथ नागालैंड। यूटी में बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली में सबसे ज्यादा हुई है और सबसे कम कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में। अगर आप पूछे ओवरऑल यूटी या स्टेट में, जिस मर्जी में देखें, हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ हुई थी? दादरा एंड नगर हवेली में हुई थी। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली में मेघालय से भी ज्यादा डिकेडल ग्रोथ हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर, सेंसस के कौन से ईयर को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइड? ठीक है, ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ग्रेट डिवाइड हुआ था, इसके बाद ट्रांजिशन हो गया था, उसके बाद आपको पता है रैपिड ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। 2011, 1921, 1951 या 1981। देखो आपको मैंने बताया था 1911 से 1921 के बीच में आपको पता है नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, उसके बाद जो है वो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई थी, नेगेटिव ग्रोथ से पॉजिटिव ग्रोथ। तो वो कौन सा ईयर था? 1921, इसलिए इसको ग्रेट डिवाइड बोलते हैं इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 सेंसस के मुताबिक द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया इज, वुमेन का लिटरेसी रेट कितना था 2011 सेंसस के मुताबिक? 65.46, 74.04, 82.14 या नन ऑफ द गिवन। ठीक है, तो वुमेन का था 65.46, ये था ओवरऑल इंडिया का। मैंने आपको पहले ही बता दिया 74.04% किसका था? ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट। मैन का कितना था? 82.14%। अब क्या है, हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना है गर्ल्स का। द रीजन इज डैट अगर गर्ल लिटरेट होंगी और गर्ल ही एजुकेशन, मदर फर्स्ट टीचर होती है एक चाइल्ड की, तो एजुकेशन ट्रांसफर होगी टू नेक्स्ट जनरेशन। तो गर्ल्स का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस लिटरेसी रेट को हमें 65 से बढ़ाकर 74 में ले आना है, ताकि ये ओवरऑल जो है एवरेज जो है वो बराबर हो जाए इंडिया के मैन के साथ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइज डैश ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो 2011, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ चीज़। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन की कितनी थी? 2011 सेंसस
31.16%, 68.84%, 74.04%। देखो रूरल पॉपुलेशन जो थी ना वो 68.84% थी टोटल पॉपुलेशन की। अर्बन पॉपुलेशन थी 31.16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये 2011 सेंसस के मुताबिक है। अब ध्यान से सुनो, देखो अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा आपको? अगर हम 2001 सेंसस की बात करें ना तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? देखो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी? 27.81% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो देखो 27.81 से ये कहाँ पहुंच गई? 31.16%। इसका मतलब माइग्रेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं। और 2001 सेंसस में जो रूरल एरिया था वो कितना था? 72.19% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब कितना हो गया? 68.84। तो मतलब रूरल एरिया जो है वो लेस हो रहा है ओवरऑल स्टेक फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन, और अर्बन का बढ़ रहा है। अब एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो फिगर्स नहीं देगा, ये 27.8 ऐसे नहीं देगा, वो ऐसे पूछ सकता है कि 2001 सेंसस से 2011 सेंसस में अर्बन पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है, वो बढ़ रही है कम हो रही है? तो बिल्कुल बढ़ रही है, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने 16 क्वेश्चन कवर किए। इनके आंसर डालने के बाद इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहीं पर मैं आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी ध्यान से सुनो, इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अभी मैं पिन कर देता हूँ एक वीडियो, ठीक है, जो मैंने वन लाइनर सेंसर की थी, उसको भी देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रही है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। सेंसस ऑफ 2011, तो जो भी एस्पेक्ट बच जाएंगे वो भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पर पीडीएफ भी शेयर करते हैं, प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कब लेक्चर आएगा और कुछ भी हो, हम वहीं पर शेयर करते हैं। फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट में VLW का पड़ा हुआ है, आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। awakeningclasses.in है हमारी वेबसाइट, आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं अवेकनिंग क्लासेस.in। ठीक है, वहां पर जाकर आप इसको दे सकते हो। एक 4-5 मिनट की मैंने वीडियो भी डाली थी कि कैसे आप टेस्ट में इनरोल करके फ्री टेस्ट का फायदा उठा सकते हो। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाओ और देखो डिफरेंट लेक्चर, JKSW VLW की एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। देखो बहुत से बच्चे ऐसे टॉपिक्स की डिमांड करते हैं कई बार कमेंट सेक्शन में जो ऑलरेडी हमने पढ़ाए हुए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करो। और मैं आपको ये चीज़ बता के चलूँ कि जो भी मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं वो इधर वन लाइनर की फॉर्म में है या MCQ बेस्ड हैं। तो इससे आपको इतना नहीं है कि आप अगर 30 मिनट का लेक्चर तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी और पूरी एग्जाम रेलिवेंट मिलेगी। तो आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, सभी फ्रीली यूट्यूब में अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है चैनल का, तो जरूर सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस पे वीडियोस चाहिए, तो उस पर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। और एप्टीट्यूड में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो एप्टीट्यूड के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स डाल चुका हूँ, और नेक्स्ट भी लेक्चर्स आएंगे, और कंप्यूटर के भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।